हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एकेटीयू बीटेक मैकेनिकल सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन्स। तो बेटा देखिए, बीटेक सेकेंड ईयर में दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो जो बीटेक फर्स्ट ईयर से बीटेक सेकेंड ईयर में आए हैं, और दूसरे वो स्टूडेंट्स होते हैं जो डिप्लोमा करते हैं और डिप्लोमा करने के बाद लेटरल एंट्री के माध्यम से डायरेक्ट सेकेंड ईयर के अंदर एडमिशन लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि चाहे तो आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आए हैं या डिप्लोमा करके आप सेकंड ईयर में डायरेक्ट आए हैं, आपका सिलेबस एकदम सेम रहता है। सेम सब्जेक्ट सेम सिलेबस आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। यहाँ पर आप देखिएगा बेटा, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आप एकेटीयू के स्टूडेंट्स हैं और आपकी ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल की अलाइड ब्रांच आपकी है, तो सबका सिलेबस क्या रहता है? सेम रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपकी ब्रांच है या ऑटोमोबाइल आपकी ब्रांच है, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इन पांचों में से कोई भी ब्रांच अगर आपकी है तो आपका सिलेबस, आपके सब्जेक्ट एकदम सेम रहने वाले हैं। तो ये जो हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, पांचों ब्रांचेस के लिए जो सेम सिलेबस सेम सब्जेक्ट्स आपको देखने वाले हैं। तो कौन कौन सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं बेटा मैकेनिकल सेकंड ईयर के अंदर? तो 6 सब्जेक्ट आप सेम 3 के अंदर पढ़ेंगे, 6 सब्जेक्ट आप सेम 4 के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स और अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स, ये दोनों सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन्स जो है बेटा, ये सैफी सर और मैं आपको मिलकर के पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एफएम, एफएम मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीन्स, ये मैकेनिकल या मैकेनिकल की जो अलाइड ब्रांचेस हैं, थर्ड सेम का एक कोर सब्जेक्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप सभी जानते हैं जितने भी कोर सब्जेक्ट हैं ये आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है ना, जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, है ना, जैसे गेट हो गया, एसएससी, एई, जेई या किसी भी एग्जाम में जब टेक्निकल आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पर ये 3 कोर सब्जेक्ट आप देख रहे हैं। फोर्थ सेम के अंदर भी 3 कोर सब्जेक्ट हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की अपनी क्लास को। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन्स की जो यूनिट नंबर 1 है, उसका ये सिलेबस है। आप देख रहे हैं ये टॉपिक हमको यूनिट नंबर 1 के अंदर पढ़ने हैं। ध्यान रखिएगा, पूरा कंटेंट आपको एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से प्रोवाइड कराया जाएगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपका एक फाउंडेशन तैयार हो जाएगा, आपका एक बेस तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिलेबस है बेटा। यहां पर हम पढ़ने वाले हैं क्या? डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मास डेंसिटी के बारे में, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, ठीक है ना, कंप्रेसिबिलिटी एंड सरफेस टेंशन। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपके सिलेबस मेंशन है। ठीक है, इनकंप्रेसिबल फ्लो पढ़ेंगे, उसके बाद हम बर्नौली इक्वेशन और बर्नौली के हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, जैसे पिटॉट ट्यूब, ऑरिफिस मीटर एंड वेंचुरीमीटर। तो ये पूरा सिलेबस है बेटा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। फ्लूइड प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे। याद रखिएगा, जितने भी आपके पीवाईक्यूज होंगे हर एक सब्जेक्ट के अंदर, हम जितने पीवाईक्यूज होते हैं आपके जो ऑलरेडी एकेटीयू में आए हुए हैं, वो सब हम यहाँ पर कवर करते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिएगा ओके। आज यहां पर आप देख सकते हैं कि आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर नंबर 1 में, तो इन टॉपिक से जो पूछे गए पीवाईक्यूज हैं लास्ट ईयर्स में, ये 4 क्वेश्चंस हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखो एकेटीयू 2025-26 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, फिर 2022-23 में, 23-24 में और 19-20 में। तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन थ्योरी के हैं और एक क्वेश्चन यहाँ पर न्यूमेरिकल है। ये चारों क्वेश्चन जो है आज के इस लेक्चर में हमारे कवर हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले बेटा मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पे बीटेक सेकेंड ईयर के लिए उड़ान बैच 2.0 अवेलेबल हो चुका है। तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं टाइम से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि बाद में किसी भी तरह कोई प्रेशर ना आए। याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पूरा कंटेंट आपको एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से प्रोवाइड कराया जाता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका एक फाउंडेशन यहां पर तैयार हो जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 11 सब्जेक्ट का एक कॉम्बो पैक है। इसका जब आप विजिट करेंगे एप्लीकेशन, तो जब आप विजिट करेंगे बेटा, एक सब्जेक्ट का एवरेज प्राइस ऐसा बैठेगा 220 के आसपास। कूपन कोड मिल जाएगा आपको, कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा। कूपन कोड अप्लाई कर लेंगे, है ना, तो आपको जो एवरेज पर सब्जेक्ट एवरेज प्राइस है 220 का होगा। इसमें मैथमेटिक्स 4 भी इंक्लूड है। ध्यान रखना, इसके जो कॉम्बो पैक है सेम 3 प्लस सेम 4 का, इसके अंदर मैथमेटिक्स 4 भी इंक्लूड है। मैथमेटिक्स 4 सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना है, या तो थर्ड सेम के अंदर या फोर्थ सेम के अंदर। ठीक है, और इसमें थर्ड सेम फोर्थ सेम दोनों कवर है। आप चाहते हैं सेम 3 का लेना तो आप सेम 3 का भी ले सकते हैं। दोनों टाइप के जो कॉम्बो पैक है वो अवेलेबल है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन सी क्लास को। देखो बेटा, सबसे पहले हम समझेंगे कि मैटर क्या होता है। ठीक है ना, उसके बाद हम क्योंकि हमारी जो यूनिट है बेसिक
इसके अंदर हमको फ्लूइड और फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना ना, फ्लूइड क्या होता है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज मैटर। देखिए मैटर क्या हो सकता है, जैसे ये एक मैटर है, ये आप देख सकते हैं, ये भी एक क्या है, मैटर है ना, ये भी एक मैटर है। हर चीज क्या, जिस चीज को भी आप देख पा रहे हैं या नहीं भी देख पा रहे हैं, हर एक चीज क्या है बेटा, मैटर है। तो मैटर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैटर इज एनीथिंग, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस। मैटर कुछ भी हो सकता है, बस उसके पास मास होना चाहिए और वो स्पेस को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। नाउ द मैटर एग्जिस्ट इन आइदर सॉलिड स्टेट, जो मैटर होता है या तो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है या फिर वो फ्लूइड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ध्यान दीजिए कि ये क्या है, एक सॉलिड है, ये आप इसके अंदर देख रहे हैं, इस बॉटल के अंदर पानी है, तो पानी क्या है बेटा, ये फ्लूइड की स्टेट में है। कैसा है, अब जो एयर है, सराउंडिंग एयर है, ये क्या है, ये गैसेस है, गैसेस स्टेट है, यानी कि ये भी फ्लूइड के अंदर आता है। कहने का मतलब ये है कि या तो सॉलिड स्टेट में होगा मैटर या फ्लूइड स्टेट में होगा। अब ये जो फ्लूइड स्टेट होती है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, वन इज लिक्विड स्टेट, अनदर वन इज गैसेस स्टेट, है ना। तो जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला कि ये सॉलिड स्टेट है, पानी लिक्विड स्टेट में, आप जो पानी पीते हो वाटर दैट इज लिक्विड, अब जो सांस आप ले रहे हो, हवा जो ले रहे हो, एयर जो है दैट इज द गैसेस स्टेट। तो ध्यान रखना है हमको, जो फ्लूइड होते हैं या तो वो सॉलिड, जो फ्लूइड होते हैं उनकी दो कैटेगरी होती है, फर्स्ट वन इज लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इस बॉटल के अंदर क्या भरा हुआ है, इस बॉटल के अंदर क्या है, इस बॉटल के अंदर क्या है, फ्लूइड है। अब फ्लूइड का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर गैस भी हो सकती है, कोई एयर हो सकती है, या फिर इसके अंदर लिक्विड हो सकता है, यस और नो। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा इसके अंदर वाटर है, तो इसके अंदर वाटर भी है और इसके अंदर क्या है, गैसेस भी है। तो याद रखेंगे, जो गैसेस होती हैं और जो लिक्विड्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। क्या आते हैं, फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। नाउ अब एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है बेटा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए। इन फैक्ट द सेम मैटर में एग्जिस्ट इन एनी वन ऑफ थ्री स्टेट्स। ये जो तीन स्टेट्स हैं, बेसिकली तीन स्टेट हो गई, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो कोई भी जो मैटर होता है इन तीनों में से, तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। अब एक मैटर जो है, एक सिंगल मैटर जो है, वो तीनों स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है ना। एक एग्जांपल से हम यहां पर समझेंगे। फॉर एग्जांपल, वाटर इन अ लिक्विड स्टेट में ऑल्सो अकर इन सॉलिड स्टेट एंड गैसेस स्टेट। आप एक यहां पर जो वाटर है बेटा, वाटर जो है वो तीनों फेज में, तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। यस, देखिए जिसके अंदर पानी है, आप इस वाटर को पी सकते हैं, तो वो लिक्विड स्टेट में है। इस पानी को, इस बॉटल को जो है आप फ्रीजर में रख दीजिए, तो वहां से हीट रिमूव हो जाएगी, तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, आइस बन जाएगी, बर्फ बन जाएगा। और वही इस पानी को आपने जो है स्टोव पर रख दीजिए, गैस के चूल्हे पर रख दीजिए और हीट सप्लाई कर दीजिए, तो पानी जो है वो वेपर की फॉर्म में, यानी गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि जो वाटर है, ये वाटर लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, उसकी वेपर स्टीम भी बन सकती है, ठीक है ना। तो एक सेम मैटर जो है वो तीनों स्टेट्स में भी क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। पानी जो आप पी रहे हो वो लिक्विड स्टेट में है, आपने बर्फ उसकी बना दी, आइस बना दी, सॉलिड बन गया, और आपने उसको हीट सप्लाई कर दी, तो क्या बन गया, गैसेस स्टेट में आ चुका है। नेक्स्ट बेटा देखते हैं यहां पर हम लोग, एक चीज थोड़ी सी और आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि देखो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो बहुत पास पास में होते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर। देखो यहां पर आप देखें, कुछ गैप नहीं दिखाई देगा, तो बहुत पास पास में होते हैं। जबकि जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप है वो सॉलिड के मॉलिक्यूल से ज्यादा होता है। आगे हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं एकदम रैंडम मोशन में होते हैं, तो इनके बीच में जो स्पेस होता है वो और भी ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं, इन जनरल ऐसा होता है कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी को हम लिखते हैं रो से, तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, देन लिक्विड की, और उसके बाद गैसेस की जो डेंसिटी है वो सबसे कम होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। यहां से एक चीज आपको और समझ में आ जाएगी बेटा कि तीनों कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो सेम है। इसमें अगर आप सॉलिड को भरोगे तो यानी कि सेम वॉल्यूम के अंदर ज्यादा मास आएगा, इसके अंदर कम मास आएगा, क्योंकि ये लिक्विड है, ये गैसेस हैं, तो इसका मास और भी कम आएगा सेम वॉल्यूम के अंदर, जो कि डेंसिटी से हम दिखाते हैं। और डेंसिटी जो है एकेटीयू एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जो चीज मैंने आपको बताई बेटा वो यहां पर लिखी हुई है। इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास में होते हैं। इन लिक्विड्स द स्पेसिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज रिलेटिवली लार्ज, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है वो लार्ज, उनके बीच का गैप थोड़ा ज्यादा होता है। इन गैसेस द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज स्टिल लार्जर, गैसेस के मॉलिक्यूल्स का बीच का जो स्पेस है वो और भी ज्यादा होता है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं फ्लूइड, क्योंकि यूनिट का नाम क्या है बेटा, फ्लूइड एंड फ्लूइड मशीन्स, ठीक है ना। तो फ्लूइड क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए मैंने आपको बताया फ्लूइड के अंदर क्या आता है, या तो लिक्विड या फिर गैसेस, ये दो चीजें आती हैं, लिक्विड या गैसेस। अब ये दोनों चीजें क्या होती हैं, ये फ्लो हो सकती हैं
भाई पानी है, लिक्विड है, तो लिक्विड फ्लो हो सकता है, ऑयल है, लिक्विड है, ऑयल फ्लो हो सकता है, यस और नो। और जो गैसेस हैं, जो एयर है, ये फ्लो हो ही रही है, यस और नो। तो जितनी भी गैसेस होती हैं वो फ्लो हो सकती हैं, जितने भी लिक्विड्स होते हैं फ्लो हो सकते हैं, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर फ्लो होने की एबिलिटी होती है। अब देखिए ये सॉलिड है, तो ये सॉलिड तो फ्लो नहीं हो पाएगा, सॉलिड कैन नॉट फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं होते हैं। कौन फ्लो होता है? लिक्विड और गैसेस, ये फ्लो हो सकते हैं। और जिन सब्सटेंस के अंदर फ्लो होने की एबिलिटी होती है, जो सब्सटेंस फ्लो हो सकते हैं, उनको हम फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। A fluid may be defined as a substance which is capable of flowing, जो कैपेबल होता है फ्लो होने के लिए, ठीक है। तो फ्लूइड्स क्या हो सकते हैं बेटा? ये फ्लो हो सकते हैं, फ्लूइड्स कैन फ्लो। इट हैज नो डेफिनेट शेप। अब याद रखिएगा, जो फ्लूइड होते हैं इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, यानी कि जिस कंटेनर के अंदर फ्लूइड को रखा जाता है तो वो उसी कंटेनर की शेप को क्या कर लेते हैं? ऑक्यूपाई कर लेते हैं। लिखा है बट इट कॉन्फॉर्म्स टू द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल, जिस भी वेसल में, जिस भी कंटेनर के अंदर रखोगे उसी की शेप को ऑक्यूपाई कर लेगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर क्या है बेटा? अभी इसके अंदर गैस भरी हुई है, इसके अंदर एयर भरी हुई है, तो एयर ने कैसी शेप को ले ली? जो इस कंटेनर की शेप है, जो बॉटल की शेप है, उसी शेप को क्या कर लेगा? ऑक्यूपाई कर लेगा। इसके अंदर पानी भर दीजिए, तो पानी की जो शेप है, वाटर की जो शेप है, इस बॉटल की शेप की जैसी हो जाएगी। अब इस वाटर को आप जो है किसी कप के अंदर भर दीजिए, तो वो कप की शेप को ऑक्यूपाई कर लेगा। गिलास के अंदर भर देंगे तो क्या करेगा? वो गिलास को क्या कर लेगा? गिलास की शेप को ऑक्यूपाई कर लेगा। याद रखेंगे कि जो फ्लूइड होता है उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती है, ठीक है। चलिएगा, अब फ्लूइड के एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे वाटर है, मिल्क है, केरोसिन है, पेट्रोल है, गैसेस हैं, ये सब जो है फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। ये सब क्या है? फ्लूइड हैं। तो ध्यान रखेंगे, फ्लूइड जो है फ्लो हो सकते हैं, यस। क्या इनकी कोई फिक्स शेप होती है? नहीं। इस पानी को इस कंटेनर में भरेंगे, इसकी शेप ले लेगा, ग्लास में भरेंगे तो ग्लास की शेप को ऑक्यूपाई कर लेगा। और ये क्या होते हैं? ये इनका डिफॉर्मेशन होता रहता है, कॉन्टिन्यूसली ये डिफॉर्म होते रहते हैं, ठीक है। यानी कि ये फ्लो हो, कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन का मतलब है फ्लो होना, ठीक है। नाउ अब देखिए यहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं केटीव एग्जाम में कि बेसिक प्रॉपर्टीज, अभी तो हमने माहौल बनाने की कोशिश करी है कि फ्लूइड क्या होता है, मैटर क्या होता है। नाउ अब यहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जैसे मास डेंसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, कंप्रेसिबिलिटी एंड सरफेस टेंशन। तो आज के इस लेक्चर में ये फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इनको कॉन्सेप्ट को समझेंगे और यहां से न्यूमेरिकल भी पूछे गए, न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि प्रेशर क्या होता है, ठीक है। अब एकेटीव एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ लिया प्रेशर के रिगार्डिंग कि गेज प्रेशर क्या होता है। एकेटीव 2025-26 में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सप्लेन गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, ये तीनों प्रेशर को आपसे डिफाइन करवाया था। आइए समझते हैं। देखिए हमारी बॉडी के ऊपर भी क्या लग रहा है? एक प्रेशर लग रहा है। क्या किसका प्रेशर है जी? एटमॉस्फेयर एयर है ना, हम एटमॉस्फेरिक एयर में तो हैं, तो हमारी बॉडी के ऊपर क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना। कैसा लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और याद रखेंगे हमेशा जो प्रेशर होता है वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है। क्या होता है? नॉर्मल टू द सरफेस होता है। जैसे कोई फ्लूइड है, यहां पर प्रेशर अगर लगेगा तो परपेंडिकुलर लगेगा। जो मेरा सरफेस है ये है ना, तो यहां पर क्या लगेगा? परपेंडिकुलर। यहां पर कैसा होगा? सरफेस के हमेशा क्या लगता है? परपेंडिकुलर। इस पर कैसा लगेगा? परपेंडिकुलर। सरफेस के हमेशा कैसा लगता है प्रेशर? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? नॉर्मल, नॉर्मल टू द सरफेस। इसलिए लिखा गया यहां पर कि इट इज डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। हमेशा याद रखेंगे ये कैसा प्रेशर क्या है? ये नॉर्मल फोर्स है पर यूनिट एरिया। जिस एरिया पर ये एक्ट कर रहा है फोर्स उसको क्या बोलते हैं? तो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? देखो यहां पर P क्या है बेटा? प्रेशर है। F क्या है यहां पर? फोर्स। A क्या है? एरिया। तो इसकी यूनिट क्या होती है? पास्कल, है ना। इसकी जो प्रेशर है उसकी यूनिट होती है पास्कल, या फिर जो पास्कल होता है बेटा पास्कल आप कह सकते हैं। या फिर देखो फोर्स को अगर आपने न्यूटन में लिखा है, एरिया को आपने अगर मीटर स्क्वायर में लिखा है तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? हम पास्कल बोलते हैं, ठीक है ना। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ये कौन सी क्वांटिटी है बेटा? ये जो प्रेशर होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। आपने 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी होंगी, एक तो स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के पास या वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए होते हैं। लेकिन स्केलर क्वांटिटी के पास केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। या ऐसे कह सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाता है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहां पर जो प्रेशर है बेटा, इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। मैंने अगर आपको बोला कि जो प्रेशर है यहां पर मान लीजिए 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड पता है आपको कितना है?
10 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाएगा प्रेशर के, क्योंकि पता है कि डायरेक्शन कैसी होगी, ऑलवेज नॉर्मल टू दी सरफेस, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है। यूनिट हो जाएगी इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि पास्कल। एटीएम भी इसकी यूनिट होती है, और 1 एटीएम का मतलब होता है 101325 पास्कल, है ना, या फिर अप्रोक्सीमेट इसको लिख सकते हैं आप 101 किलो पास्कल। बार भी एक यूनिट होती है बेटा इसकी, और 1 बार का मतलब होता है 10⁵ पास्कल या 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी थोड़ा देखते हैं, यहाँ पे आइएगा, यहाँ पर आप देखेगा कि एक लाइन है P इज इक्वल टू 0 ATM। यहां पर कितना प्रेशर है बेटा, 0 प्रेशर है, 0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। नाउ अब देखिए, अब हम 0 से जब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर के कारण क्या होगा भाई, क्या एटमॉस्फेयर है हर जगह, तो एटमॉस्फेरिक एयर के कारण जो होगा, एटमॉस्फेयर के कारण जो प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा। ये जो प्रेशर है बेटा यहां से लेकर 0 से लेकर यहां तक, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सुनो जरा ध्यान से, ये है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये लाइन कौन सी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है बेटा। नाउ अब ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस बेटा आपको मिल जाते हैं कि जहां पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है, और ऐसे भी एप्लीकेशन होते हैं जहां पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोग जब अपनी स्कूटी बाइक के टायर में एयर फिल करवाते हो, क्या एयर फिल करवाते हो, तो वो जो प्रेशर मेजर करता है वो गेज प्रेशर होता है। क्या होता है, गेज प्रेशर होता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर होता है। भाई एटमॉस्फेयर से जो टायर है, टायर के अंदर जो आपने एयर फिल करवाई है, तो टायर के अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर है। और वहीं आपने वैक्यूम क्लीनर का नाम सुना होगा, वैक्यूम क्लीनर। तो वैक्यूम क्लीनर का मतलब है कि वैक्यूम क्लीनर के अंदर, वैक्यूम क्लीनर के अंदर क्या होता है, जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। आपने आईसी इंजन के अंदर पढ़ा होगा, 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो बस जब सक्शन होता है, पिस्टन जब टीडी से बीडी से आता है, तो सिलेंडर के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर हो जाता है। तो याद रखेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर है तो गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर है तो नेगेटिव गेज यानी कि वैक्यूम प्रेशर। तो यही लिखा है बेटा, यहां तक तो हो गया ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर अगर हम प्रेशर को मेजर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड गेज प्रेशर। क्या, गेज प्रेशर। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर अगर होगा तो वो कहलाएगा नेगेटिव गेज यानी कि वैक्यूम प्रेशर। अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, नाउ एक होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, एक होता है बेटा एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, यहां से लेकर के यहां तक। ये रहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये रहा गेज प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर का जो सम होता है दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो जो टायर के अंदर एयर फिल होती है वो किसका एग्जांपल है, गेज प्रेशर का। वैक्यूम क्लीनर के अंदर कौन सा प्रेशर, दैट इज वैक्यूम प्रेशर, नेगेटिव गेज। ओके, नाउ तो अब यहां पर हमने देखो लिख भी दिया है ये, क्योंकि एक में पूछा गया था। गेज प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर इज द प्रेशर मेजर्ड अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जब हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो वो गेज प्रेशर है। व्हाट इज वैक्यूम प्रेशर, कि जब गेज प्रेशर से लिखा वैक्यूम प्रेशर इज द प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम प्रेशर है। नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर, इट इज द प्रेशर, it is the total pressure measured with respect to the perfect vacuum, यानी कि 0 से लेकर के यहां तक, यानी कि 0 से लेकर के यहां तक। ये देख सकते हैं आप, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर का जो सम होगा वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा समझ में आ गया आपको कि प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। चलिएगा, अब यहां पर एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर एक्सपीरियंस बाय अ प्रेशर सेंसर इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड इज 2 atm। तो गेज प्रेशर इज 5 atm, डिफरेंशियल प्रेशर इज 3 atm। तो आपको क्या बताना है यहां पर, व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर। तो ये जो डायग्राम मैंने आपको बताया था, ये वाला डायग्राम बना सकते हैं क्या, यस। ये रहा आपका 0 प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एब्सोल्यूट प्रेशर। तो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है आपको, व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर एक बार जल्दी से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर बेटा, ये आपसे एब्सोल्यूट प्रेशर पूछ रहा है। एब्सोल्यूट प्रेशर तो आपसे पूछा गया है, यस। व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर, कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड 2 atm। एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM आपको दे रखा है कितना, दैट इज 2 atm। वेरी गुड। और क्या दे रहा है, गेज प्रेशर भी दिया है जी आपको गेज प्रेशर भी दिया है, कितना दिया है, 5 atm। तो एक बात बताओ,
एक बात बताओ, एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होता है? अजी एब्सोल्यूट प्रेशर आपको बताया था, दोनों का सम होता है। अरे यस और नो, दोनों का सम होता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर हम कि एब्सोल्यूट प्रेशर दैट इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो दोनों को ऐड कर देंगे। पी गेज कितना है जी? 5 प्लस दैट इज 2, है ना। तो ये आ जाएगा आपका एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा दैट इज 7 atm। ठीक है ना, तो ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके चलो, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता था, है ना, कि इसमें क्या रिलेशन होता है, गेज प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर में क्या रिलेशन होता है, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। यस, दिस इज योर आंसर। आगे बढ़ सकते हैं क्या? यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो दूसरी प्रॉपर्टी बेटा, दैट इज डेंसिटी और मास डेंसिटी। डेंसिटी बोलो या मास डेंसिटी बोलो, और ये AKTU 2022-23 में 2 नंबर में डेफिनेशन पूछी गई थी। आइए समझते हैं डेंसिटी का क्या मतलब हुआ। डेंसिटी का मतलब ये हुआ बेटा, जैसे ऐसे समझो, एक एग्जांपल से समझते हैं। पहली बात तो डेंसिटी जो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। भाई कोई भी अगर सब्सटेंस है, आपके पास कोई फ्लूइड है, फ्लूइड का मतलब या तो लिक्विड है या तो कोई गैस है, एयर है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इस रूम का एक एग्जांपल लेते हैं कि ये जो अपना रूम है, ये जो अपना रूम है बेटा, यस आइए, ये रूम है, इस रूम का इस रूम के अंदर जो एयर है, भाई इस रूम के अंदर जो एयर भरी हुई है, इसका कुछ मास रहा होगा। फॉर एग्जांपल मास ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 100 kg, हमने मान लिया मास हो गया 100 kg, तो इसका कुछ वॉल्यूम भी तो होगा, मास भी है और इसका कुछ वॉल्यूम भी तो ऑक्यूपाई कर रहा है। तो वॉल्यूम मान लेते हैं, वॉल्यूम मान लेते हैं कि 75 मीटर क्यूब है, फॉर एग्जांपल 75 मीटर क्यूब। अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी डेंसिटी बताओ कितनी होगी। तो डेंसिटी होता क्या है बेटा, डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी m/v, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। रो से इसको लिखते हैं, तो m/v हो जाएगा। अरे यस और नो, m कितना है 100 है, v कितना है 75 है, तो कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.33, और क्या यूनिट हो जाएगी इसकी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मैंने यहां पर भी इसको कैलकुलेट करके दिखा दिया है, द्वारा ना लिखते हुए। यहां पर आप देखेंगे m जो है 100 kg है, v 75 है, तो बताओ रो कितना हो जाएगा डेंसिटी, m/v 100/70 1.33 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, क्योंकि मास की यूनिट है kg, वॉल्यूम की यूनिट है मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है वो डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी। अरे बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, अब जो इसकी SI यूनिट होती है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, CGS यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी अगर आपने मास को लिखा है ग्राम में और वॉल्यूम को लिखा है सेंटीमीटर क्यूब में, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सीसी का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब, है ना। सीसी मतलब वॉल्यूम, ग्राम सीसी का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब। जैसे इंजन होते हैं ना, बोलते हैं कि जो बाइक है ना, पल्सर बाइक 200 सीसी की है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में 200। हम बोलते हैं कोई कार है, कार का जो इंजन है वो कितने सीसी का है, मान लो 1200 सीसी का है, तो 1200 सीसी का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब, उसका वॉल्यूम कितना सिलेंडर का ये बताता है, ठीक है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब एक चीज और यहां पर बेटा आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, थोड़ा सा अगर हम कंपेयर करें कि जो डेंसिटी है, कोई डेंसिटी जो है सॉलिड की, लिक्विड की या गैसेस की, किसकी ज्यादा डेंसिटी होती है। इन जनरल हम ये कह सकते हैं सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड की कम होती है और गैसेस की और भी कम होती है। तो हम लिख सकते हैं कि सॉलिड की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू गैसेस। बताइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सेम वॉल्यूम के अंदर, मान लो कि इसका वॉल्यूम तो फिक्स है बॉटल का, इसके अंदर अगर आप गैसेस को भरोगे तो बहुत ही कम मास आ पाएगा, लिक्विड को, वाटर को भरोगे तो गैस से ज्यादा मास इसके अंदर आ जाएगा। अगर इसी के अंदर आप लोहे को भर दोगे, आयरन को मेल्ट करके इसके अंदर भर दीजिएगा, तो उसका मास और भी ज्यादा होगा। दैट मीन्स कि सेम वॉल्यूम के अंदर जितना मास ज्यादा आ सकता है, इसका मतलब उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है यहाँ पर स्टील का एग्जाम्पल दिया है, स्टील की जो डेंसिटी होती है 7850 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एयर की डेंसिटी होती है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि स्टील की यानी सॉलिड की सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड की और उसके बाद गैसेस की। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज यहां पर और आपसे पूछी गई थी साथ के साथ, क्या कि मास डेंसिटी बताओ और स्पेसिफिक वॉल्यूम बताओ। तो अगर आपको डेंसिटी पता है बेटा, अगर आपको डेंसिटी पता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो बेटा एक टर्म आती है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास। देखो ये m/v है और ये v/m है, इसका रेसिप्रोकल है।
यानी कि वॉल्यूम होता है आपका मीटर क्यूब में और मास है आपका केजी में। तो मीटर क्यूब पर केजी मास, देखिए मीटर क्यूब पर केजी, वॉल्यूम पर यूनिट मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास क्या कहलाता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम। व्हाट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम? वॉल्यूम पर यूनिट मास। और व्हाट इज डेंसिटी? मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट, एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी जो रो डेंसिटी है 1.133 है, तो V क्या हो जाएगा बेटा? स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है V अपॉन M, है ना। और भाई M अपॉन V क्या था? डेंसिटी थी, तो कितना हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं M अपॉन V, और M अपॉन V क्या है? रो है, तो 1 अपॉन रो, यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो क्या कहलाता है? 1 अपॉन रो, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना आ जाएगा? इसको आप 1 अपॉन रो यानी कि 1 अपॉन 1 ई कर दीजिए, 1 अपॉन रो 1 अपॉन 1.33, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.75 मीटर क्यूब पर केजी। तो याद रखेंगे मास डेंसिटी का जो रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन रो, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। बोले तो मीटर क्यूब पर केजी। आगे बढ़ सकते हैं। यस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। अभी हमने पढ़ा था मास डेंसिटी, मास डेंसिटी पढ़ा था हमने अभी, यानी कि M अपॉन V जो है वो था मास डेंसिटी। अब हम देख रहे हैं वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी को हम स्मॉल w से लिखेंगे, ये हो जाएगा वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अरे सुनो, मास पर यूनिट वॉल्यूम मास डेंसिटी, वेट पर यूनिट वॉल्यूम वेट डेंसिटी, या स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं इसको। अच्छा, ये जो वेट होता है बेटा, वेट होता है mg, w जो होता है mg अपॉन v। अच्छा ये बताओ, m अपॉन v को हमने क्या लिखा था अभी? m अपॉन v तो होता है डेंसिटी, यानी कि रो इंटू जी हो जाएगा, यानी कि स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी इज इक्वल टू होता है रो इंटू जी। ये रिलेशन याद रखेंगे क्या? स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी W इज इक्वल टू रो इंटू जी। रो क्या है यहाँ पर? डेंसिटी, तो वही लिखा है। व्हाट इज स्पेसिफिक वेट? इट इज डिफाइंड एज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं बेटा? हम बोलते हैं उसको स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, वेट अपॉन वॉल्यूम, W अपॉन V। W क्या है यहाँ पर? वेट है, और वेट को लिखते हैं M इंटू जी से, तो M इंटू जी अपॉन V। ये जो M अपॉन V है ये है आपकी डेंसिटी, अभी पढ़ा हमने पिछली स्लाइड में, तो ये हो जाएगा रो इंटू जी। तो ये रिलेशन आप लोग याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में ये आपकी हेल्प करेगा। अच्छा, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? यूनिट हो जाए, देखो ये होगा न्यूटन में, वेट होता है न्यूटन में, और ये होता है मीटर क्यूब में। तो न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। आगे बढ़ सकते हैं। यस, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आप लिख सकते हैं कि फाइंड द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। वाटर का स्पेसिफिक वेट आपको बताना है, तो वाटर की डेंसिटी आपको क्या है? पता होनी चाहिए। तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू भी आपको पता होती है पहले से 9.81, तो स्पेसिफिक वेट कितना हो जाएगा? दैट इज रो जी। स्पेसिफिक वेट हो जाएगा रो इंटू जी। तो रो कितना? 1000, जी कितना? 9.81, तो कितना आ जाएगा? न्यूटन पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। बोलो यस और नो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे एग्जाम में। एक टर्म और आती है बेटा यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी? देखो, इट इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, यानी कि किसी फ्लूइड की डेंसिटी, किसी फ्लूइड की डेंसिटी अपॉन स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी, अपॉन स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी, स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी। बात समझ में आ रही है? कोई फ्लूइड है, गिवन फ्लूइड, उसकी डेंसिटी कितनी है, और स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगा। यानी कि ये डेंसिटी का रेशियो है, दो डेंसिटी का रेशियो है। लिखा है कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है ना। तो इस डेंसिटी, हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को स्मॉल एस से लिखते हैं, ठीक है। उसकी डायमेंशन लेस, इसकी जो होती है भाई, डेंसिटी की यूनिट भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, नीचे भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। क्या होती है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। चलो जी, आओ आगे देखो जरा। अब बात आती है कि सर ये स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है, ये स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है। हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया होना चाहिए, है ना। आपने जो पढ़ा होगा बीटेक फर्स्ट ईयर के अंदर फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो वहां पर भी ये सारी चीजें देखी थी आपने। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है बेटा? आपको ये बात पता है कि फ्लूइड का मतलब क्या हुआ? फ्लूइड का मतलब है या तो वो लिक्विड होगा या तो वो गैसेस होंगी। अरे यही तो होता है, फ्लूइड होगा या फिर गैस होगी। तो याद रखेंगे, इन केस ऑफ लिक्विड, इन केस ऑफ लिक्विड जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है वो होता है वाटर, और वाटर की डेंसिटी आपको याद होनी चाहिए 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको याद कर लो, इसको याद कर लो। आप पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते, कोई भी पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। सर्वाइवल के लिए पानी बहुत जरूरी है, तो वो पानी जरूरी है। पानी की डेंसिटी कितनी होती है जी? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और बिना आप सांस लेते हैं, आपको चाहिए ऑक्सीजन, एयर चाहिए आपको,
है ना। अब यहाँ खाली ऑक्सीजन तो मिलेगी नहीं, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी जाएगी, तो एयर आपको चाहिए होगी। अरे यस और नो, उस एयर में से तो ऑक्सीजन मिलेगी आपको। अब याद रखेंगे जो एयर है, एयर की डेंसिटी कितनी होती है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। याद रखेंगे ये जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है ना, स्टैंडर्ड फ्लूइड जो है, फ्लूइड का मतलब है लिक्विड या गैस, तो लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड था वाटर, वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। गैसेस के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड था एयर, गैसेस के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है एयर, और एयर की डेंसिटी कितनी है 1.25 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था एकेटीयू में, हालांकि ये क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया था, ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है, सिमिलर क्वेश्चन पूछता है। कह रहा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कह रहा है बताओ स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, इसकी डेफिनेशन आपको पता है, और डेफिनेशन भी पूछेगी आपसे एकेटीयू 2023-24 में, क्या है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो डेंसिटी तो आपको दे रखी है 850, और ये क्या है बेटा, ये लिक्विड है, और लिक्विड के लिए जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है वाटर होता है, और वाटर की डेंसिटी होती है 1000, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल गई कितनी 850, 0.850। दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। दिस इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई छोटी छोटी, तो अब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइएगा। कह रहा है ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये मैकेनिकल थर्ड सेम के अंदर 2019-20 में पूछा गया था। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन के अंदर डेटा गिवन है, क्वेश्चन के अंदर जो डेटा गिवन है उसको हम पहले नोट करेंगे। क्या है जी क्वेश्चन के अंदर गिवन, पढ़ेंगे। कह रहा है कि 2 लीटर पेट्रोल वेट्स 14 न्यूटन। ये जो 2 लीटर बोला है इसने, लीटर किसकी यूनिट होती है वॉल्यूम की, यानी कि वॉल्यूम आपको गिवन है, कितना है गिवन 2 लीटर गिवन है ना, 2 लीटर, और 14 न्यूटन क्या है वेट, यानी कि W, कैपिटल W इज ऑल्सो गिवन टू यू, दैट इज 14 न्यूटन। और पूछ कर आपसे व्हाट ही इज आस्किंग और व्हाट शी इज आस्किंग, पूछ रहा है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट आपसे पूछा गया है, स्पेसिफिक वेट को हम लिखते हैं स्मॉल w से, तो ये पूछा गया आपसे फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है मास डेंसिटी, मास डेंसिटी या डेंसिटी है ना, तो इसको हम रो से लिखते हैं। थर्ड वाला जो पार्ट है उसमें क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम स्मॉल v से लिखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने लिखा था स्मॉल s से। तो ये 4 चीजें पूछी गई हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जो अभी आपको पढ़ाया है वहीं से आप जो है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले आपको दे रखा है वॉल्यूम और वेट आपको दे रखा है। तो बेटा स्पेसिफिक वेट पूछा गया सबसे पहले आपसे, तो स्पेसिफिक वेट लिखते हैं कितना होगा, व्हाट इज स्पेसिफिक वेट। तो बेटा स्पेसिफिक वेट होता है W अपॉन वॉल्यूम, यही तो पढ़ के आए हम लोग। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट भी दे रखा है, वॉल्यूम भी दे रखा है, ठीक है। तो वेट कितना दे रखा है बेटा आपको 14, और वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, वॉल्यूम दे रखा है 2 लीटर। अब 2 लीटर से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो गलत हो जाएगा, आपको लीटर को पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। तो आपने क्या करना है 2, 1 लीटर में होते हैं 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, तो इसकी हो जाएगा 2 × 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो आपको मीटर क्यूब में वैल्यू रखनी है, तो कितना करेंगे 2 × 10 की पावर -3, ठीक है। तो ये हो गया ऊपर न्यूटन और नीचे हो गया मीटर क्यूब। तो आपको जो वैल्यू मिलेगी बेटा यहां से वो मिल जाएगा स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट, ठीक है जी, स्पेसिफिक वेट दैट इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 × ऊपर 10 की पावर 3 आ जाएगा, यानी कि 7000 आ जाएगा, ये 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। दिस इज योर आंसर। अरे बताओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। एक आंसर आपको मिल चुका है। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड वाला जो पार्ट है बेटा उसमें क्या पूछ रहा है आपसे, उसमें पूछा गया डेंसिटी। हम जानते हैं, हमको पता है, हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो स्पेसिफिक वेट होता है वो रो इंटू जी होता है। बोलो यस और नो, रो इंटू जी। स्पेसिफिक वेट 7000 इक्वल टू रो की वैल्यू हमको पता करनी है और जी की वैल्यू होती है 9.81। तो यहां से मुझे रो मिल जाएगा। रो कितना आ जाएगा बेटा, जब इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं आप लोग। अरे फर्स्ट ईयर में तो पता नहीं आपने यूज किया कि नहीं किया है, अब तो आप ले लो, है ना, बिना इसके काम नहीं चलेगा। तो 7000 अपॉन 9.81, सो दैट इज कमिंग आउट 713.5, 713.5,
ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी, दिस इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अरे बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया आपसे, नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया आपसे बेटा स्पेसिफिक वॉल्यूम, है ना। नेक्स्ट वाले पार्ट में पूछा गया आपसे स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वेट, सॉरी स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास। क्या, वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो मास की वैल्यू आपको दे रखी है क्या, स्पेसिफिक वॉल्यूम आपसे पूछा गया है, और स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है बेटा वो होता है कितना, वॉल्यूम पर यूनिट मास। लेकिन आपको तो मास नहीं पता है, कोई बात नहीं, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1/m/v। आप जानते हैं कि डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी का जो रेसिप्रोकल होता है वही स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, तो ये हो जाएगा 1/ρ। तो बेटा यहां से आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम मिल जाएगा 1/ρ। ओके, 1/ρ, और 1/ρ कितना है, रो की तो वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो, कितना आया रो की वैल्यू 713.5 यही था। तो यहां से आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम मिल जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, आइए देख लेते हैं। 713 ये हो जाएगा 1/713.5, सो दैट इज कमिंग आउट 1.4 इंटू 10⁻³ यानी कि आ जाएगा 0.0014, है ना, 0.0014। और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट हो जाएगी इसकी दैट इज मीटर क्यूब पर केजी। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपका आंसर आ चुका है, ये तीसरा आंसर आपको मिल चुका है ना। 1/ कितना था जी, 713.5, सो दैट इज कमिंग आउट 0.0014। ठीक है, ये आ गया 0.0014। नेक्स्ट लास्ट वाला पार्ट में क्या पूछा गया आपसे बेटा, फोर्थ वाले पार्ट में आपसे पूछा गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने लिखा था स्मॉल s से। तो ये क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, किसी फ्लूइड की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो बेटा s की वैल्यू कितनी मिल जाए, तो डेंसिटी तो आपको पता है कितना है 713.5। अच्छा, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होगा कि भाई फ्लूइड क्या है, लिक्विड है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, तो पेट्रोल है ना, तो पेट्रोल है, पेट्रोल तो एक लिक्विड है। अरे यार पेट्रोल क्या है बेटा, ये तो लिक्विड है, और लिक्विड के लिए जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है, लिक्विड के लिए जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है वो होता है वाटर। क्या होता है, वाटर। और वाटर की जो डेंसिटी होती है, वाटर की जो डेंसिटी होती है, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपको ये याद रहनी चाहिए, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम रखेंगे 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो बेटा यहाँ से आपको S मिल जाएगा 0.7135। दिस इज योर, इसकी कोई डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। सो दिस इज योर फोर्थ आंसर। बताइए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या दे रखा था, हमको दे रखा था यहाँ पे वॉल्यूम और वेट। स्पेसिफिक वेट पूछा, डेंसिटी पूछी, स्पेसिफिक वॉल्यूम पूछा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक वेट होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर ध्यान रखना वेट है 14 न्यूटन, जो वॉल्यूम है वो लीटर में है, 1 लीटर का मतलब है 10⁻³ मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको स्पेसिफिक वेट मिल जाएगा, स्पेसिफिक वेट होता है ρ × g, ये वैल्यू पुट करके यहाँ पर आपको डेंसिटी मिल जाएगी। फिर स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है 1/ρ, स्पेसिफिक वॉल्यूम मिल जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से चारों आंसर आपको मिल चुके हैं, ठीक है। अब बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई है वहीं से बस वही फॉर्मूला यूज है, कुछ भी नया नहीं है। मैंने यहाँ पर आंसर भी लिख दिए हैं ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप आंसर्स वेरीफाई कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। हेल्पलाइन नंबर आपके पास है, आप पूछ सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे और चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर आंसर आपको लिख दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। भाई हम पढ़ चुके हैं क्या, यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि भाई एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर, है ना, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, 2025-26 में पूछा गया था। फिर आपसे पूछा गया डिफरेंस बिटवीन मास डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम, कि भाई मास डेंसिटी क्या होता है, मास डेंसिटी होता है m/b, है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वेट डेंसिटी स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है मतलब वॉल्यूम पर यूनिट मास। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, दोनों में डिफरेंस हमने बता दिया। व्हाट इज स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये हम पढ़ चुके हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। लास्ट में वीडियो को एंड करने से पहले एक बार मैं फिर से आपको बता दूं बेटा कि पूरा कंटेंट आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा।
सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाते हैं वहाँ पर, थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स, मटेरियल्स इंजीनियरिंग, हर एक सब्जेक्ट आपको वहाँ पर मिल रहा होगा बेटा। पूरा कंटेंट आपको AKTU के सिलेबस के हिसाब से प्रोवाइड करा जाएगा। कंटेंट की जो क्वालिटी होगी वो शानदार होगी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपका एक फाउंडेशन बन जाएगा, आपका एक बेस तैयार हो जाएगा। तो जब भी किसी एग्जाम में बैठने जाएंगे आप, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक गेट हो गया, आपका ESC हो गया, SSC JEE SSCI, तो किसी तरह की कोई दिक्कत आपको वहाँ नहीं आएगी। ठीक है, तो उड़ान बैच 2.0 आपके लिए एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल है। एप्लीकेशन में जाइएगा, गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी, डाउनलोड कर लीजिएगा और इस कोर्स के अंदर आप एनरोल कर लीजिएगा। इसके अंदर आपको 3rd सेम और 4th सेम दोनों के सब्जेक्ट्स मिलेंगे। ठीक है ना, एक सब्जेक्ट का एवरेज प्राइस आएगा 220 के आसपास, 220 रुपए का एक सब्जेक्ट का आपको प्राइस वहां पर मिलेगा। ठीक है, कूपन कोड अप्लाई करने के बाद, तो कूपन कोड आप अप्लाई कर लीजिएगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, दो हेल्पलाइन नंबर है, इन हेल्पलाइन नंबर पर आप बात कर सकते हैं और वहां पर कूपन वगैरह के लिए आप बात कर लीजिएगा किसी तरह कोई दिक्कत आती है तो, और एनरोल कर लीजिएगा और अच्छे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। 2.0 का जो मतलब एक और बैच है सैम 3 का केवल, जिससे कि सैम 3 और सैम 4 में क्या होता है, मैथमेटिक्स 4 ही मिल जाता है आपको, लेकिन सैम 3 में मैथमेटिक्स 4 नहीं मिलता है। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं, ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है ना, और यहाँ पर मैथ्स 4 भी आपको मिल जाता है, तो इसलिए आप सैम 3 प्लस सैम 4 में एनरोल कर सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में। उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा कि जो स्टूडेंट्स अभी डिप्लोमा करके डायरेक्ट मैकेनिकल सेकेंड ईयर के अंदर आए हैं, तो बेटा आप लोग जो है डिप्लोमा का एक ग्रुप बना होगा मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए, तो उस ग्रुप में भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको टाइम से पता लग जाए कि यस, कि हमारे लिए गेटवे क्लासेस में पूरा कंटेंट मिलता है। गेटवे क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन, है ना। हर एक चीज जो आप ढूंढने में इतना समय खराब करते हो, इतना टाइम वेस्ट हो जाता है, उतने टाइम में तो आप कुछ और अपने स्किल्स पे काम कर सकते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा AKTU का सिलेबस के हिसाब से वीडियो लेक्चर्स, उनके PDF नोट्स, फिर 1 शॉट रिवीजन, PYQs, ईच एंड एवरीथिंग, PDF नोट, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो आपका टाइम बचता है ताकि आप बाकी चीज़ों में अपने प्लेसमेंट के लिए जो भी आपने प्लान किया हुआ है उसके लिए आप टाइम निकाल सकते हो, तो टाइम मैनेजमेंट आपका इजीली हो जाता है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।